चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। हाँ, प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं समझते हैं बस को। आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, ये हो गया दो चुंबक बिल्कुल। हाँ भैया। जनरेटर तो इतना अच्छा तो बनाना आता है नहीं क्या मेरे। ये हो गया एन सिरा चुंबकीय ध्रुव का, चुंबक का एस सिरा, और यहाँ पर एक आर्मेचर, इसके साथ जुड़ा हुआ एक सर्पी बल है। यहाँ एक और दूसरा सर्पी बल है, जोड़ दिया। और इसका आगे में जोड़ दिया ये किसी प्रतिरोध लोड है, और ये आप कुंडी लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो आपकी मर्जी। ये हो गया सर्किट रेडी। इसको हम जानते क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। और इसमें एक नहीं अनेकों फेरे होते हैं, बिल्कुल आप जानते हो। ये तार ऐसे नहीं होता, जानते हैं कैसे होता है। हाँ भैया। और इसका रोड में अगर एक नरम लोहे का कुछ रख दिया जाए पदार्थ तो अच्छा रहेगा कि उससे गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम। ये अपना प्रत्यावर्ती धारा जनित करते हैं। सही कहूँ तो हमारे यहाँ या सॉरी कहीं पर भी जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है, उस प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के अंदर यहाँ पर हमने एक चुंबक ले रखा है, चुंबक यहाँ लगा रखा है। इसके बीच में जो आर्मेचर होता है ना, वो आर्मेचर रियल में ऐसे होता है। हाँ, कि उसका अक्ष हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये ऐसे गति करता है तो चाहे ये वाली और भुजा, चाहे ये वाली भुजा नहीं, हाँ ये वाली और ये वाली भुजा और ये वाली सारी भुजाएं चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। देखो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे हो, भूल मत जाना आगे मैं मार। चुंबकीय क्षेत्र एक है एन से एस की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र का एन से एस की ओर है, तो हमेशा आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ही रहेगा। कोई डाउट नहीं भैया। इसी के साथ अगर मैं सोचो जब आर्मेचर गोल घूमता है, अब जरा गौर से देखना, आर्मेचर जब गोल घुमा तो अगर भुजा का नामकरण कर दिया जाए, ये वाली भुजा हो गई सर ए बी भुजा, ये भुजा हो गई बी सी, ये भुजा हो गई सी डी, ये भुजा हो गई ए, जो भी है। तो पहले धारा जा रही है मान लीजिए किसमें, ए बी में, ठीक है। और अगले आधे चक्र में क्या हो जाता है, धारा की दिशा बदल जाती है। पहले अगर धारा ए से बी था तो बी से ए हो गया, धारा की दिशा बदल गई। पक्का पक्का आ गया। ये बहुत अच्छे तरीके से। एक और बात जरा सोचो, जब मैं इस प्रकार इस युक्ति को कंपित करवा रहा हूँ, मतलब कंपन मतलब यहाँ पर घूर्णन गति कर रहा है, आर्मेचर व्हील में ऐसे तो वापस आऊंगा और यहाँ पर वो लगा होता है, इसके साथ साथ उसको गोल गोल घुमाते हैं। समझ में आ रही बात? आ गया। तो एक बात मुझे समझ में आ रहा है कि जब ये आर्मेचर यहाँ रखा होगा, उस पर चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है, उस पर लगने वाला फोर्स इस तरफ होगा, तो उसके इलेक्ट्रॉनों की गति इस तरफ होगी। दोबारा रिपीट कर दूं, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण को दर्शाता है। अब ये यहाँ पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का हो रहा है, तो ये आर्मेचर गोल गोल घूम रहा है। जैसे जैसे आर्मेचर गोल घूम रहा है, हम जान सकते हैं अच्छी तरीके से। देखो तो कभी फ्लक्स कम है, कभी फ्लक्स ज्यादा है, कभी फ्लक्स और ज्यादा है, कभी फ्लक्स अधिक कम है, फिर कम 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 कम।
गया चुंबकीय क्षेत्र का ऑपोजिट क्या हाँ भैया। बिल्कुल अलग अलग है। तो जैसे जैसे ये आर्मेचर गोल गोल घूमेगा, जैसे जैसे वो घूर्णन गति करेगा, उसका जो क्षेत्रफल सदिश से चुंबकीय क्षेत्र रेखा के साथ अलग अलग होगा, अर्थात इससे संबद्ध फ्लक्स का मान बदलेगा। और हम जानते हैं अगर फ्लक्स का मान बदला अगर चुंबकीय फ्लक्स का मान बदलता है तो हम जानते हैं E बराबर माइनस, इसका मतलब है फ्लक्स में परिवर्तन विद्युत वाहक बल का प्रेरण करेगा। समझ आ रही बात? हाँ भैया। और ये प्रेरित विद्युत वाहक बल बल विलुप्त बल तो विद्युत धारा का प्रेरण करेगा, इसको हम प्रेरित विद्युत धारा कहेंगे। बिल्कुल। तो धारा तो भैया आवेश गतिशील होता भी होता है। अगर आवेश स्थिर अवस्था में तो क्या धारा का प्रवाह होगा? नहीं। धारा का प्रवाह तब होता है जब आवेश गतिशील अवस्था। तो ये आवेश को गतिशील करने के लिए जरूरी क्या है कि उन पे कोई फोर्स लगे, कोई बल लगे। अगर बल ही नहीं लगेगा आवेश गति नहीं करेगा, आवेश गति नहीं करेगा तो विद्युत धारा का प्रवाह होगा ही नहीं। तो भैया फोर्स कौन सा लग रहा है? फोर्स लग रहा है कौन सा? चुंबकीय बल लग रहा है। तो हम अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं यहाँ पर चुंबकीय बल की दिशा ये है। तो उस पर लगने वाला फोर्स ये हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की दिशा गति की हो जाएगी। क्या किसी को डाउट? तो सपोज कर लो, मान लेते एक बार कि इन इलेक्ट्रॉन्स की गति जो है ना वो ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है। तो धारा चलिए A B C D नाम दे दिया। उल्टा। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जा रहा है? B से नीचे से ऊपर जा रहा है। तो धारा कहां से कहां बहेगी? ऊपर से नीचे। और मान लो कि इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर से नीचे आ जाए, हाँ भैया। तो धारा यहाँ से ऐसे बहेगी। हाँ भैया। थोड़ा सा धारा अगर ऐसे कहा जाए इधर ऐसे गई, इधर ऐसे आया, इधर ऐसे, फिर नीचे ऐसे नीचे ये। तो यहाँ इस प्रकार धारा का प्रवाह हो रहा है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह विपरीत दिशा में। क्या यहाँ पे कोई डाउट? नहीं। लेकिन जरा सोचो, जैसे ही आर्मेचर गोल घूम जाएगा, आर्मेचर जैसे ही गोल घूमेगा तो वो भुजा विपरीत ओर चली जाएगी। और जब भुजा विपरीत ओर चली गई तो लगने वाला बल विपरीत होगा। बल विपरीत हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह विपरीत हो जाएगा। मतलब इस भुजा में पहले जो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा था मतलब उस पे धारा की दिशा अगले आधे चक्र में बदल जाएगी, ऐसे हो जाएगा। तो हमको ये देखना है कि कभी इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा है, तो कभी इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा है। तो वास्तविकता में इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहा है? बीच कंपन। बिल्कुल सही बात है। इसका एक और प्रूफ दे देता हूँ। जैसे इस बच्चे ने कहा कंपन हो रहा है, बिल्कुल सही कहा इस बच्चे ने। देखो ढंग से समझे कि जब ये आर्मेचर गोल घूमता है तो फ्लक्स बदलता है। आर्मेचर के गोल घूमने से फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलने से विद्युत वाहक के प्रेरण से विद्युत धारा का प्रवाह होगा। इलेक्ट्रॉन का कंपन। आर्मेचर गोल घूमेगा, फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन की गति होनी चाहिए। तो जरा सोचो, आर्मेचर जब यहाँ पर था, आर्मेचर की भुजा AB यहाँ थी, तो मान लीजिए उसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति कर, और जैसे भुजा इधर जाएगी तो इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा बदल जाएगी। पहले B से था तो अब A से B हो जाएगा। इसका मतलब समझो, आर्मेचर जैसे ही यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा एकदम से बदल जाएगी। दोबारा रिपीट कर दूं, जैसे ये गोल घुमा, इस भुजा में प्रवाहित होने वाला इलेक्ट्रॉन की दिशा बदल जाएगी। इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा था पहले, एकदम से नीचे आएगा।
और जरा सोचो अगले आधे चक्र में वापस इलेक्ट्रॉन की दिशा बदल जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंचे उससे पहले तो उसकी दिशा बदल देगी। हाँ भैया। कंपन जैसे इसी बिंदु के इलेक्ट्रॉन की बात कर लो, हाँ भैया। जब वो यहाँ था तो उस पर फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ। और जब ये गोल घूमकर यहाँ आ जाएगा तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो जैसे ही ये ऊपर जा रहा होगा तब तक आर्मेचर की भुजा विपरीत और जा चुकी होगी। तो उसको फोर्स नीचे क्या? कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी ऊपर। समझ में आ रही है? हाँ भैया। क्या ये इलेक्ट्रॉन पूरे परिपथ में गति कर पाया? नहीं भैया। धारा तो प्रवाहित ही नहीं। धारा तो प्रवाहित तब होती है जब पूरा आवेश गति कर जाए। आवेश गति नहीं कर रहा हाँ भैया। तो धारा का प्रवाह ही नहीं हो रहा। अब आवेश प्रवाह की दर है और रियल में विद्युत ऊर्जा बस दूसरी ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण है। ऊर्जा का रूपांतरण। नामात्र ऊर्जा का रूपांतरण। हमें केवल विद्युत ऊर्जा चाहिए, हाँ भैया। न कि आवेश चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन गति करवाना है, जो भी बल्ब चालू करना है, मान लो ये प्रतिरोध जो है ये है 10 किलोमीटर दूर। इसका एक और प्रूफ दे रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन कंपन करता है। मान लीजिए प्रतिरोध जो है वो इस जनरेटर से 10 किलोमीटर दूर, ऐसा हो सकता है? हम कहते हैं जोधपुर विद्युत नगर निगम लिमिटेड हमारे यहाँ बिजली आती है, लेकिन वहीं पर थोड़ा बनता है वो बिजली। उसी में यहाँ से जोधपुर 70 किलोमीटर, समझ लो 10 किलोमीटर नॉर्मल हो गया। तो सोचो ये इलेक्ट्रॉन जब 10 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहा होगा तब तक तो आर्मेचर गोल घूम चुका होगा। चलो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा ही नहीं कभी भी। और जब यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचा ही नहीं तो फिर बल्ब चालू होगा ही नहीं। लेकिन आप स्विच ऑन करो, या चलो मान लेते हैं पर ऑन कर भी दिया, पहले से उसके अंदर भी तो होंगे ना। यही तो मैं समझा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन कंपन ही कर रही है। इसी का प्रूफ है। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं हाथों हाथ बल्ब चालू, स्विच ऑफ करते हैं हाथों हाथ बल्ब। तो जरा सोचो भाई इलेक्ट्रॉन 10 किलोमीटर की यात्रा तय कर रहा है तो कुछ सेकंड्स का अंतराल हो सकता है, समय पश्चात बल्ब चालू होने में। जबकि ऐसा नहीं होता। हमने स्विच ऑन किया नहीं कि बल्ब चालू हुआ। धारा पहुंचने बिल्कुल ही टाइम नहीं लगा। तो रियल में क्या है, स्टार के अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अनेकों इलेक्ट्रॉनों का जमावड़ा है इस आर्मेचर के अंदर। एक से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों का समूह है। पता चला है? हाँ भैया। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन, ये केवल यही नहीं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स ऊपर की ओर जाएगा और इन सारे इलेक्ट्रॉन को फोर्स आगे की ओर, इन सारे इलेक्ट्रॉन को फोर्स नीचे की ओर। इस पर इधर समझ आ रही बात? सारा फोर्स मिलकर एक निश्चित दिशा में जाएंगे और तब जैसे जाएंगे और पहुंचेंगे तब तक आर्मेचर गोल घूम चुका है। वापस ही इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, वापस उधर जाएंगे, वापस इधर आएंगे, वापस जाएंगे, वापस इधर आएंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से वहां और वहां से यहाँ आने में कितना समय लगेगा? जितना आर्मेचर को गोल घुमाना, जितना समय में आर्मेचर एक चक्कर पूरा कर रहा है उतनी समय में इलेक्ट्रॉन समझ में आ रही है? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आर्मेचर बहुत फास्टली घूम रहा है। आपको पता होगा 50 हर्ट्ज एक सेकंड पर तो 60 हर्ट्ज। क्या समझ में आया कि प्रति सेकंड आर्मेचर 50 बार, 50 नहीं 60 बार घूम रहा है। तो प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन 50 से 60 बार कंपन कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन की गति नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगह पर उसकी स्थिति निश्चित है, लेकिन स्थिर नहीं है, गतिशीलता है। लेकिन कभी इधर कभी उधर अपनी साम्य अवस्था के इर्द दोनों तरफ समान आयाम है।
समान आयन समझ में आ रही है? आ गया। वो कंपन कर रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन सारे इधर जाते हैं तो उनके सारा ऊर्जा इस तरफ आ रहा है। आ गया। जब वो पीछे गिर जाते हैं पीछे ऊर्जा प्रवाह की दिशा बदल जाती है। ये मेन डिफरेंस है डीसी और एसी, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। एसी और डीसी में क्या होता है, ये आवेश जो है ना यहाँ से निकलकर वहां जाता है, समझ में आया? आ गया। ये इलेक्ट्रॉन निकलकर वहां तक गति करते हैं, जबकि एसी के अंदर आवेश की गति नहीं करते, वो इस प्रकार कंपन करते हैं। क्या कोई डाउट? नहीं गया। आवेश डीसी में ना आवेश करता है तो इस तरफ तो आवेश खत्म होता है तो करता ही नहीं। हाँ, तो इसीलिए तो बैटरी डाउन हो जाती है। हाँ, इसलिए तो उसमें कंपन होता है और वहां से कंपन होता है तो और बिल्कुल सही कहा। देखो सेल क्यों खराब हो जाता है ज्यादा, ये आवेश एनोड से निकल के कैथोड में जा रहा है। हाँ, वो अलग बात है, लवण से तो वापस एनोड पे आ जाता है, लेकिन ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो ऐसा तो नहीं 100 आवेश गए थे तो 100 के 100 कैथोड से वापस एनोड में आ जाएंगे। कुछ ना कुछ तो वहां पर रहेगा, यौगिक का निर्माण कर ही रहेगा। इस वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे करता करता विभव कम हो जाता है और धारा का प्रवाह बढ़ जाता है। जबकि इसी में क्या हुआ, लगातार उससे वो कंपन कर। अब ये मत पूछना भाई कंपन एक कर रहा है तो दूसरा कैसे कर रहा होगा, वो तो भैया एक परमाणु के बीच में जो बल है वो एकदम से परिवर्तित होता है और एकदम से धारा की दिशा बदल जाती है। क्या यहाँ पे कोई डाउट नहीं गया? तो हम समझ गए। और हम सही कहते हो ऑलरेडी जानते भी थे कि प्रत्यावर्ती धारा में इलेक्ट्रॉन कहीं जाता नहीं है, इलेक्ट्रॉन अपनी ही एक सामने और कैसे कंपन गति करता है वो हम समझ गए। अगर ध्यान से देखा जाए तो ग्राफ बना दूं कि जब आर्मेचर 0 डिग्री कोण पर था तो उनकी गति 0 थी। जैसे आर्मेचर पाइवेट 4 पर है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर गिर जाते हैं। पाइवेट 2 पर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ऊपर चले जाते हैं। ये तो हमेशा इलेक्ट्रॉन की एक तरफ की गति। लेकिन जैसे ही धारा की दिशा आर्मेचर की दिशा बदली, अगला कोण पाइवेट 2 से मतलब 90 डिग्री से 100 डिग्री 120 डिग्री से 500 डिग्री 180 डिग्री से हुआ तो उसमें आर्मेचर में धारा की दिशा बदल गई, फिर ये वापस नीचे चला आया। कभी ये आगे किया कभी ये पीछे किया। देखो एक बार ध्यान से नोटिस करना, ये सामने स्थिति है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे गए, ये था केवल यहाँ तक, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया और वापस इलेक्ट्रॉन ये पीछे आ गया। अभी 0 हुआ, माइनस नहीं है, आगे गया, ये सामने स्थिति 0 है, 0 से आगे गया 1 पर, फिर 1 से वापस 0 पर, 0 से 1, 1 से 0, फिर 0 से माइनस 1 से 0 से माइनस 1, माइनस 1। बच्चे गलती क्या कर देते हैं, इसको सोच लेते हैं ये पूरा प्लस का है, इसका मतलब ये सामने से इधर गया है। अच्छा, फिर वो ये नीचे वाला क्या सोचते हैं, वो ऐसे है तो मतलब वो यही घूम रहा है, इधर तो गई नहीं। इलेक्ट्रॉन वापस रिपीट कर दो, ये साम्य अवस्था है, साम्य अवस्था में ये इधर गया, फिर यहाँ है, तो ये अभी तक पूरा है ना प्लस में, फिर अगला पूरा माइनस में। ये कंसेप्ट क्लियर है ना, आगे फेजर डायग्राम में काम आएगा वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ये आपका ग्राफ और ये आपका प्रत्यक्ष धारा, हम समझ गए। ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ साथ बदल रहा है उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा। और इसका नाम भी एक बार दोहरा दूं, हालांकि बहुत अच्छी तरीके से आपको पता है, प्रत्यावर्ती है ना, तो प्रति आवर्ती सही बात। तो समय के सापेक्ष नहीं बदल रहा है, ये बदल रहा है आवृत्ति ऑफ इसका आर्मेचर। फ्रीक्वेंसी जो है बदलेगी तो उसकी दिशा भी जो है तापमान बदल जाएगा। तो प्रति आवर्ती मतलब वो पीरियड के एक फिक्स पीरियड के बाद वो वापस चेंज होती है, प्रति दशा जाती है। इलेक्ट्रॉन कभी ऐसे कभी ऐसे। किसी को डाउट नहीं है? इसलिए हम कहते हैं इसको प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट। तो एसी और डीसी में खास अंतर क्या है,
डीसी में आवेश एक स्थान से पूरी तरह स्थानांतरित हो जाता है दूसरे स्थान दूसरे पर, स्थान पर। जबकि एसी में आंशिक रूप से विस्थापन वापस आ गया। फिर स्थान विशेष कंपन करता है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। ये प्रत्यावर्ती धारा का इंट्रोडक्शन था। कल हम जानेंगे प्रत्यावर्ती धारा के प्रकार। हाँ बे। कितने प्रकार के होते हैं प्रत्यावर्ती धारा, इन सब चर्चा करेंगे। आज के लिए